जब बात आती है आरआरबी पीओ क्लर्क को लेकर के और हिंदी की स्पेशली बात होती है तो उसमें एक टॉपिक आता है हमारा, वो होता है वाक्य क्रम, यानी कि वाक्यों को क्रम से लगाना, एक सीक्वेंस में अरेंज करना, जहां अक्सर हमसे गलतियां होती हैं। आज के सेशन में हम उसको कवर करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम देखने वाले हैं वाक्य क्रम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सेशन की बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पहले प्रश्न पे। ये आपका टेलीग्राम चैनल रहने वाला है जहां आपको इस क्लास की या फिर सभी क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके, तो प्रश्न संख्या 1 पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या कह रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो सभी को हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को पता है कि हम यहाँ हर बुधवार यानी कि हर वेडनेसडे को 2 बजे जुड़ते हैं, जहां हम आरआरबी पीओ क्लर्क की हिंदी के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है आपसे आपको वाक्य क्रम लगाना है, यानी कि यहाँ आपको दिख रहा है कुछ वाक्य, यानी कि ABCDEF, यहाँ पे आपको कुछ क्रम दिख रहे हैं, वाक्य दिख रहे हैं, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। यानी कि जब मैं बात करती हूँ इसकी, तो हमेशा मैंने एक चीज आपको कही है कि जब भी आप सीक्वेंस में लगाते हैं आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है, आपको एक कहानी बनानी होती है जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न पे, और ये जो होता है हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है। ठीक है, ओके। चलिए बताइए सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले का आंसर बताएंगे। मैं साइड हो जाती हूँ तो आपको, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली दिख जाए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। ठीक है, चलिए सभी बताएंगे क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं सीधा। कह रहा है भारत में सरकार ने राहत पैकेज और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं लागू की। भारत में सरकार ने क्या की है? राहत पैकेज और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं लागू की। लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका छिन गई। कोविड-19 महामारी ने न केवल स्वास्थ्य प्रणाली को बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया। सबसे अधिक असर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा। हालांकि वैक्सीन आने के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार दिखने लगा। इस संकट से उबरने के लिए दीर्घकालिक नीतियां आवश्यक होंगी। चलिए, प्रश्न संख्या पहला आपका ये है। ठीक है, बताइए। कह रहा है भारत में सबसे पहले, देखो मैंने कहा आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है। क्या बनानी है? एक स्टोरी फॉर्म करनी है। शुरुआत करो। देखो कहीं ना कहीं ये किन किन चीजों की इसमें आपको समझ आई। इसमें कहीं ना कहीं आपकी कोविड-19 की बात है। किसकी? कोविड-19। गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके द्वारा कोई ना कोई नीति लागू हुई है, कुछ न कुछ योजनाएं आई हैं, इसकी बात हो रही है। जैसे कि मैं कहूँ भारत में सरकार ने राहत पैकेज और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं लागू की। क्या आप डायरेक्ट ये बात करने लगेंगे? नहीं। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग ही। क्या आपको लगता है कि बी से शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, बी से भी शुरुआत नहीं होगी। आप कहेंगे जो शुरुआत होनी चाहिए हमारी कहानी की, वो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन सी से शुरुआत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हो। क्या देखते हो? स्टार्टिंग देखते हो। और स्टार्टिंग कह रहा है भारत में सरकार ने राहत पैकेज और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं लागू की। इसकी बात ही, योजना कब लागू होगी? जब उससे पहले कोई समस्या देखी जाएगी, तब उसके बाद जाके कोई योजना लागू होती है। आपकी कोई भी योजना स्टार्टिंग से ही नहीं मतलब लागू हो जाती है। जब भी उससे संबंधित आपको कोई समस्या देखने को मिलती है, उसके बाद योजना होती है। इसका मतलब पहला वाला तो आना नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका छिन गई। लॉकडाउन का कारण क्या था? लॉकडाउन क्यों किया गया? उसका रीजन हमें नहीं पता, तो आपका बी भी नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, अब सी क्यों हुआ? क्योंकि कोविड-19 महामारी ने न केवल स्वास्थ्य प्रणाली को बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारा विश्व की इकोनॉमी को भी गहराई से प्रभावित किया। यानी कि अगर मैं कहूँ ना, तो सी से आपका बिल्कुल स्टार्टिंग एक स्टोरी फॉर्म होगी। ठीक है, सबसे अधिक असर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा। अब मुझे बताइए क्या इसके बाद आपका क्या आंसर होना चाहिए?
कोविड की बात आई है तो लॉकडाउन के कारण करोड़ों की आजीविका छिन गई। दूसरा ऑप्शन आपका बी होना चाहिए या फिर नहीं? क्या आपका बी ऑप्शन होना चाहिए या नहीं? बताएंगे, बताएंगे सभी, क्या आपका बी होना चाहिए? बिल्कुल बी होना चाहिए। ठीक है कि ये कोविड-19 महामारी के कारण क्या है, पूरी इकोनॉमी ही खराब हो गई और लोगों की उनसे जो उनका जॉब था वो छिन गया। क्या उनकी जॉब छिन गया। उसके बाद आपका ऑप्शन क्या आएगा कि सबसे अधिक असर किस पर पड़ा है? जो असंगठित क्षेत्र थे, जो कि पिछड़ा वर्ग था, इस प्रकार से समझिए, उन पे सबसे ज्यादा। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा लॉजिकली समझो कि जो लॉकडाउन हुआ था, समझिएगा, जो लॉकडाउन हुआ था कोविड के बाद, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे हुई थी? आम जनता को हुई थी या नहीं? आम जनता को हुई थी, या कहो कि गरीब वर्ग को ज्यादा हुई थी। जो अमीर थे उनके पास ऑलरेडी सारी चीजें थी, सब कुछ था, उन्हें कोई इशू ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो गरीब क्षेत्र था, जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उनका कैसा था कि भाई कमाया और खाया, बचाने का उनपे है ही नहीं। तो जब आजीविका छिन गई तो सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा, मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सी के बाद बी के बाद आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक लगाना है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि भारत में सरकार ने राहत के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाएं लागू की। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी बी डी ए हमारा किसमें है? बी ऑप्शन में है। क्या आपको रीजन समझ आया? बताइए, क्या आपको रीजन समझ आया? पुल्लिंग स्त्रीलिंग को पहचानने में दिक्कत होती है, उसके लिए अगर क्या करें? विकास, मैंने बोला है कि देखो कुछ हिंदी के आना, आपको चीजें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने के लिए सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया, आप किसी ह्यूमन को, किसी इंसान को देख के बता सकते हो, पर अगर मैं कहूँ इसका मार्कर का बताओ जरा क्या लिंग है, तो आप मार्कर का लिंग बता सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो मार्कर का लिंग में मैंने कहा सिंपल एक क्रिया जोड़ देते हो तो आपको लिंग पता चल जाता है कि मार्कर गिर गया, तो गया से हो गया तो ये पुल्लिंग हो गया। बहुत इजी तरीके से सारी चीजें ही होती हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो प्रश्न संख्या 2 पे बढ़ते हैं। 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे सभी की सभी। मैं साइड हो जाती हूँ, देखिएगा एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है जलवायु परिवर्तन आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर की वृद्धि और अनियमित वर्षा इसके प्रमुख लक्षण हैं। विकासशील देशों में इसका प्रभाव अधिक गंभीर है क्योंकि इन देशों के पास आपदा प्रबंधन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र ने इसके समाधान हेतु पेरिस समझौता जैसे प्रयास किए हैं, लेकिन जब तक सभी देश सामूहिक रूप से जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक स्थिति में सुधार संभव नहीं है। तो इसका आपको क्रम लगाना है, इसका आपको क्रम लगाना है। क्या लगाना है? क्रम लगाना है। तो इसका क्रम देखिए क्या हो सकता है। एक स्टोरी क्रिएट करिए, एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आप लोग। बताइए, एक स्टोरी बनाने की कोशिश करिए। देखिए शुरुआत से सुनना, शुरुआत से। सबसे पहले ना आप मेन जो है आपका विषय यानी कि टॉपिक ढूंढो। मेन टॉपिक किस चीज पे बात हो रही है? मेन टॉपिक क्या है? और वो है जलवायु परिवर्तन आज मानवता की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। जलवायु जो है आपका मेन टॉपिक है। क्या है? जलवायु परिवर्तन। अब इसका मेन टॉपिक आपका हो चुका है। बोलो हाँ या ना? समझ आया? तो यानी कि ए हमारा सीक्वेंस सही है। उसके आगे ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर की वृद्धि और अनियमित वर्षा इसके प्रमुख लक्षण है। देखो आपको क्या हुआ, आपको सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ आई। क्या था? ये प्रॉब्लम था जलवायु परिवर्तन। अब इसका रीजन आपको समझ आया या आप कहोगे कारण समझ आया, और वो कारण क्या है आपका? ग्लेशियरों का पिघलना, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अगला है कि विकासशील देशों में इसका प्रभाव अधिक गंभीर है। यानी अगर मैं कहूं सबसे पहली ये प्रॉब्लम थी आपकी, क्या थी? ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद ये क्या था? प्रमुख लक्षण है कि अनियमित। ये क्या था? ये रीजन था। प्रॉब्लम हुई, उसके बाद ये रीजन हुआ। तीसरा क्या है? विकासशील देशों में इसका प्रभाव और अधिक गंभीर है। इसकी प्रॉब्लम का कारण ये था, इसका प्रभाव किस पर पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए, तो यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए।
डी है, क्योंकि इन देशों के पास आपदा प्रबंधन। अब ये प्रभावित हुए, उसके पीछे कारण क्या था कि इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। प्रभाव होने का कारण क्या हुआ, प्रभावित होने का कारण क्या हुआ, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र ने इसके समाधान है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, आपका ई ऑप्शन हो गया, ये हुआ आपका सॉल्यूशन, ये उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यानी इसका निवारण हुआ, आपका निवारण हुआ या नहीं, बताइए, निवारण हुआ। अगला देखिए, लेकिन जब तक सभी देश सामूहिक रूप से जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक स्थिति में सुधार संभव नहीं है। यानी ये समझिए आपकी वार्निंग हुई, यानी कि इन्होंने एडवाइस दिया, समझना कि इन्होंने क्या किया है, सॉल्यूशन निकाला और उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइस दिया। बताइए बताइए बताइए, शिल्पी कह रही है कि रैपिड फायर कराओ मैम। बच्चे अगर मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगी ना, मैं आपको इसके पीछे का रीजन नहीं बताऊंगी, इसके पीछे का रीजन नहीं बताऊंगी तो हो नहीं पाएगा चीजें, आप समझ नहीं पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है ना। और मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको वेडनेसडे को मिलती हूँ 2 बजे, तो मैं आपको लॉजिक समझाऊं, पीछे का लॉजिक क्या है, आपको ये कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम निकालनी है कि मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप देखोगे उसका रीजन क्या है, उसके बाद आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इसका अफेक्ट किन पर हो रहा है, उसके बाद देखोगे कि अफेक्ट का रीजन क्या है, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जाओगे, उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाते हैं। ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी स्टोरी को क्रिएट करने के। ऐप पर क्लास होगी, ऐप पर बिल्कुल क्लास होगी, ऐप पर क्लास होगी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ओके नेक्स्ट पे आइए। जय श्री राम, बिल्कुल बिल्कुल, इसका बताइए। एक बार आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को आई थिंक नहीं पता है कि हिंदी की क्लास चल रही है मे बी। तो एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अनु डेली क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करूंगी, मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ डेली क्लास, आपको यूट्यूब पे भी डेली क्लास मिल जाएगी। अभी आपकी पेड पे हो रही है और आप सभी को पता है कि जो आपका प्रतिज्ञा बैच है, क्या है आपका जो प्रतिज्ञा बैच है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी, सिर्फ किसके लिए, हिंदी के लिए, ये सिर्फ हिंदी के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी बेसिक से, यहाँ ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 2-3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। हिंदी को मैं इसमें बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो जो भी हिंदी को पढ़ना चाहते हो सिर्फ वो इस वाले को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका आंसर, मैं साइड हूँ, बताइए। देखो एक बार समझो ज़रा। तीसरा क्या कह रहा है कि भारत की कृषि व्यवस्था मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। मानसून है, मानसून होता है, ठीक है, मौसम। इसी कारण सूखा या बाढ़ आने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। हाल के वर्षों में वर्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में सिंचाई के वैकल्पिक साधनों का विकास अनिवार्य हो गया। अनिवार्य मतलब होता है कंपलसरी, विकास मतलब होता है डेवलपमेंट, वैकल्पिक यानी कि ऐसे कि कुछ ऑप्शंस, साधन मतलब रिसोर्सेज, ठीक है। अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब ये विकल्प हैं आपके, ये ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर जल्दी बताएंगे। बिल्कुल दीपांशु, PYQs ही आपके YouTube पे कराऊंगे मैं, डोंट वरी। मनु वहां पर मैं आपको बेसिक से बेसिक थ्योरी स्टार्ट कर रही हूँ मनु, यहाँ आपको प्रैक्टिस होगी, बस यहाँ आपको प्रैक्टिस यानी क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, वहाँ मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ शब्दकोश, सुनना ध्यान से, शब्दकोश जैसे टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी कि भैया शब्दकोश यानी कि श्रवण पहले आना चाहिए या फिर श्रृंगार पहले आना चाहिए,
है ना, या फिर आपका क्या ज्ञानी पहले आना चाहिए, ये इस तरीके के शब्द मैं यहाँ करा दूंगी। अब इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें बेसिक आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट पूरा आपको बैच में मिलेगा, फुल कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, बैच में मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। लॉजिक लगाओ पीछे, क्या है इसके पीछे लॉजिक। ADCBFE, ABDCEF सभी सही लग रहे हैं। बताओ कैप्टन, अंशु, शिल्पी, पीयूष। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सुनने की कोशिश मतलब समझने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे, 3 कह रहा है आपसे कि भारत की कृषि व्यवस्था मॉनसून पर अत्यधिक निर्भर है। तो ये तो एकदम सीधी सी बात है, ये एकदम लॉजिकली बात है कि जो हमारे मतलब कि जो भी कृषि होती है, जो खेती होती है, वो हमारे वेदर पे ही निर्भर है। अभी जैसे देखो पंजाब का हाल देखा आप लोगों ने, पंजाब में बाढ़ आ गई तो पूरी खेती उनकी बर्बाद हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खराब हो गया, है ना। तो वेदर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन क्या हो सकता है लाइन में ए आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ सकता है। इसी कारण सूखा या बाढ़ आने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ा दिया। कौन से संकट की बात हो रही है, कौन से संकट की बात हो रही है, आप ये कहेंगे यहाँ कौन से संकट की बात हो रही है। ठीक है, हाल के वर्षों में वर्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में सिंचाई के वैकल्पिक साधनों का विकास अनिवार्य हो गया, अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। ABCD बताइए, ABCD बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आप लोग के मुझे आंसर्स नहीं दिख रहे, आप लोगों ने आंसर्स बताए नहीं हैं या फिर शो नहीं कर रहे। बताइए, चलिए सोचते हैं। सबसे पहली चीज ये कि अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आपका क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए कि भारत की कृषि व्यवस्था मॉनसून पर अत्यधिक निर्भर है। हाँ सही है, सही है। देखो भारत की जो कृषि व्यवस्था है वेदर पे अत्यधिक निर्भर होती है, इसी कारण सूखा या बाढ़ आने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी कारण, किस कारण, मॉनसून के कारण। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है हाल के वर्षों में। यानी कि अगर मैं सी की बात करूं तो डी जो है आपका सी के बाद आएगा। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है, हाल के वर्षों में वर्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है, यानी सी के बाद डी का लग रहा है। ऐसे में सिंचाई के वैकल्पिक साधनों का विकास अनिवार्य हो गया है, अनिवार्य हो गया है। कैसे में, इसी कारण सूखा या बाढ़ आने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में देखो 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 मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं बी, पढ़ो एक बार बी ऑप्शन को पढ़ो। इसी कारण सूखा या बाढ़ आने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सिंचाई के वैकल्पिक साधनों का विकास अनिवार्य हो गया है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं बी के बाद आपका ई ऑप्शन करेक्ट है, अन्यथा EF, BEF करेक्ट है, ACD करेक्ट है। अब बात आती है कि क्या ये यहां लगेगा या फिर ये यहां लगेगा। मेन प्रॉब्लम आती है यहां पर, ठीक है। ओके, अब इसको लगाने की कोशिश करो, इस तरीके से लगाना, ठीक है। सी लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, अब या तो ये पूरा ऑप्शन आपका इधर आ जाएगा या तो ये इधर आ जाएगा, लेकिन ये साथ में ही आएंगे, आगे पीछे नहीं आएंगे, साथ में रहेंगे। एक ही बात लगा के देखो, भारत की कृषि व्यवस्था मॉनसून पर अत्यधिक निर्भर है, इसी कारण सूखा या बाढ़ आने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद ऐसे में सिंचाई के वैकल्पिक साधनों का विकास अनिवार्य हो गया है, अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ा दिया। देखो अब मेरी बात सुनना, बी यहाँ आ भी सकता है लेकिन आपका EF यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ये बी भी यहाँ नहीं आएगा, बी आपका यहाँ आना चाहिए, ई भी यहाँ आना चाहिए, एफ भी यहाँ आना चाहिए। यानी ACD, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, ऐसा कुछ है? ए बी तो नहीं है, सी है, AD नहीं, यानी कि बी ऑप्शन ACD BEF, बी ऑप्शन बी होगा।
बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बी करेक्ट आ रहा है। एक बार बताओ, एक बार पूरा पढ़ो एक साथ, एक बार पूरा पढ़ के देखो, इस सीक्वेंस में पढ़िएगा, इस वाले सीक्वेंस में पढ़ना, बी होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया विजय, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। इसका आंसर बताइए, समझना आएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं विजय, सुनो ध्यान से। क्या कह रहा है, कह रहे वैश्विक मतलब समझ रहे हो ना, ग्लोबल। वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा अब बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, इसके जो शब्द हैं, इसके जो शब्द हैं वो थोड़े से कठिन है, शब्द पे ध्यान देना। वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा मतलब समझते हो, अवधारणा मतलब कि जो उसका कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। अब बहुध्रुवीयता है, बहुध्रुवीयता का मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे अग्रसर है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है। वैश्विक राजनीति में जो शक्ति संतुलन है, यानी कि समझते हो ना, शक्ति संतुलन मतलब कि दोनों में क्या बैलेंस करना, ठीक है। ये अवधारणा कॉन्सेप्ट अब बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है। शीत युद्ध के, शीत युद्ध समझते हो ना, कोल्ड वॉर जो होता है, उपरांत अमेरिकी वर्चस्व का मतलब होता है किसी पे एकदम अपना दबदबा बनाना, दबदबा, दबदबा को कहते हो वर्चस्व, क्या कहते हो, वर्चस्व। शीत युद्ध के उपरांत अमेरिकी वर्चस्व जिस रूप में प्रकट हुआ था वह धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, यानी कि क्षीण मतलब होता है धीरे धीरे वो कम हो रहा है, या फिर समझिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, ओके। यह परिवर्तन विश्व व्यवस्था में नहीं यहाँ पर थे। चीन, रूस, भारत जैसी शक्तियां नए अंतरराष्ट्रीय समीकरण गढ़ रही हैं। समीकरण मतलब क्या होता है कि सभी एकजुट होना, क्या होना, एकजुट होना, ठीक है। यह परिवर्तन विश्व व्यवस्था में अवसरों के साथ साथ अनिश्चितता और अस्थिरता भी ला सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय रहते इस परिप्रेक्ष्य में खुद को पुनर्गठित न कर सकी और वैश्विक शांति के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होगा, अतः आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को सुदृढ़ किया जाए। बताइए, ए से स्टार्ट होगा बिल्कुल कम होना, एकता, बहुत बढ़िया, एकत। इसका आंसर बताएंगे, कोशिश करेंगे। देखो ऐसे ही एग्जाम में बनेगा सवाल आपका, ऐसे ही एग्जाम में आपका सवाल बनेगा, इसलिए गलती मत करिएगा। बताइए, इसका आंसर बताइए। सी, ई, बी और बता दो। ए बी, ए रह गया है वो भी बताइए, ए बी हो जाएगा, ए बी कर दो। करिए, मैं एक बार तब तक क्लास को शेयर कर देती हूँ। स्टार्ट करें, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। देखो कह रहा है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है। कि जो वैश्विक राजनीति है, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारा जो राजनीति है, उसका शक्ति संतुलन जो है, अब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो रहा है, बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ता जा रहा है,
ठीक है। शीत युद्ध के उपरांत, यानी इससे समझ आ रहा है हमारा कहीं ना कहीं हमारे, यानी कि हमारे इस तरीके से समझो कि कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर आपके इन सभी चीज़ों से है, ठीक है। तो जैसे वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा है अब बहुध्रुवता की ओर अग्रसर है। शीत युद्ध के उपरांत अमेरिकी वर्चस्व जिस रूप में प्रकट हुआ था अब वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्षीण हो रहा है। चीन, रूस और भारत जैसी शक्तियां नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण पर गढ़ रही हैं कि चीन, रूस और भारत जैसी जो शक्तियां हैं, यानी ये जो देश है, ये एक नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण गढ़ रही हैं। यह परिवर्तन विश्व व्यवस्था में अवसरों के साथ साथ अनिश्चितता और अस्थिरता भी ला सकता है। यानी कि ये जो चेंज ला रहा है ये विश्व व्यवस्था में हमारे, इसमें अवसर के अनिश्चितता और अस्थिरता यानी कि जो स्टेबिलिटी थी उसको भी खत्म कर सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय रहते इस परिप्रेक्ष्य में खुद को पुनर्गठित न कर सकी तो वैश्विक शांति के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होगा। यानी कि भैया कि अगर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, क्या है, जो इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो भैया ऐसे समझो कि भैया जो अगला वर्ल्ड वॉर हो जाना है वो इधर ही छिड़ जाना है ना। तो समय रहते इस परिप्रेक्ष्य में, यानी इस प्रॉब्लम की ओर, इस चीज में खुद की पुनर्गठित न कर सकी तो वैश्विक शांति के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होगा। अतः आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को सुदृढ़ किया जाए। यानी कि अगर मैं देखूं ना तो मुझे तो लग रहा है भैया ये बिल्कुल एक स्टोरी ही क्रिएट कर रखी है, इसको आगे पीछे कर ही नहीं रखा और आपका ये बिल्कुल ABCDEF ही एकदम सेम होना चाहिए। हाँ बताइए, ABCDEF मिस PO, बहुत शानदार। मुझे ऐसा लगता है एक ने ही सही जवाब दिया था। और किसने सही जवाब दिया था बताओ जरा, और किसने करेक्ट जवाब दिया था बताएंगे एक बार। ABCEDF, यानी कि सोनम का थोड़ा सा रह गया था। कोई एक सही होगा पक्का। हाँ, ऑप्शन 5 क्या है, ABCDEF, यानी कि B ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसमें देखो हल्का से इसने हेर फेर किया है, इसने सिर्फ E और D को पहले ला दिया है और यहाँ एकदम सही है ना। कोई बात नहीं संजना, धीरे धीरे आएगा। संजना देखो मैंने क्या बोला है, इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर अगर ये स्टोरी बना रहे हैं तो किस चीज़ पे, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आप एक बात बताओ, कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी, यार देखो समझने की कोशिश करो, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आप करते क्या हो। सबसे पहले ये चीज़ कि आप सेंटेंस को आप सीक्वेंस से कब लगाते हो। एक बात बताइए, अगर मैं जैसे क्लास में आई और मैंने सीधा कुछ ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, आज हम पढ़ेंगे ये वो और मेरा नाम ऐसा है, ये है वो है, यानी एक कोई भी चीज़ होती है आप लाइन से करते हो, सीक्वेंस से करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है। जैसे देखो समझने की कोशिश करो, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आपकी खेती, किसान, सरकार, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं या नहीं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आपने समझ लिया कि ये इसका जो है पूरा का पूरा समरी होने वाला है। इसमें आपने समझा कि जलवायु से रिलेटेड यानी क्लाइमेट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ चीजें होने वाली हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपने गवर्नमेंट का रूल देख लिया, गवर्नमेंट क्या इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट क्या चीजें कर रही है, जो हमारा ऐसे समझो कि जो हमारी जो नेचुरल चीजें हैं वो क्या कर रही हैं। तो ये इस तरीके से आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भारत सरकार से यानी कि कोविड-19 में जो भी चीजें हुई, सबसे पहले आपने देखा कि किसकी बात हो रही है, उसके बाद आपने देखा कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी हैं, किस पे उसका ज्यादा असर हुआ है। फिर आपने देखा कि गवर्नमेंट ने अगर काम किया है तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, वो चीजें उसके बाद आपने देखी है। यानी आपने एक पूरा ना ऐसे समझो कि आप एक पूरा है ना यहाँ रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम क्या है, उसके प्रॉब्लम के पीछे रीजन ढूंढना है कि उस प्रॉब्लम का रीजन क्या था। उसके बाद आपको आगे देखना है कि उसका सबसे ज्यादा अफेक्ट किन पर हुआ है। उसके बाद आपको देखना है अगर इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज आई है तो वो आपका 4th 5th नंबर पे आएगा। स्टार्टिंग ही गवर्नमेंट से आप नहीं करोगे। आई चीज समझ, बताइए आई क्या चीज समझ।
ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को ना थोड़ा सा देखते हुए चलोगे। कुल मिला के आप स्टार्टिंग प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हो कि मेन प्रॉब्लम क्या था या मेन टॉपिक क्या था। ओके, उसके बाद आप उसके पीछे का रीजन देखते हो, उसके बाद आप देखते हो कि आखिर उसका अफेक्ट किस पे हुआ है, उससे क्या क्या चीजें खराब हुई हैं, किस पे असर हुआ है, ये सारी चीजें आप थर्ड नंबर पे देखते हो। फोर्थ पे देखते हो कि अगर गवर्नमेंट का अगर उसमें कोई कुछ ना कुछ अगर हस्तक्षेप हुआ है तो वो क्या हुआ है, उसके बाद आप वो देखते हो। उसके बाद अगर कोई योजनाएं लागू हुई हैं तो आप ये देखते हैं। उसके बाद देखते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या अच्छा प्रभाव है, अगर ये सारी चीजें अगर उस पूरे स्टेटमेंट में है तो। उसके बाद आखिरी में आप देखते हो कि उसका कंक्लूजन क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या होता है। ठीक है, ये कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होता है, उसके बाद ही आपको क्रम बनाना होता है। इन चीजों को आप ध्यान रख करके ही अगला वाला करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको करके देखो जरा। अब ये तकनीकी की नवाचार ने जहां मारवी, अब तकनीकी से समझ गए कि कहीं ना कहीं ये आपकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेक्नोलॉजी की। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी, अब देखो स्टार्टिंग ही समझिए कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किसको पहले लाना है, किसको बाद में लाना है। ठीक है, बताइए। हर्ष बताओ। शिवानगी, इसको करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? मैम 5 चेक एक बार और पढ़िए। कौन सा अंशु, कौन सा? इसका आंसर बताएंगे, कोशिश कीजिए। अब मुझे बताओ, यहाँ आपको जो भी चीजें दिख रही हैं, क्या आप सीधा समाधान की बात करते हो? नहीं करते हो। तो अगर ई कहीं है, नहीं है, ABC में से कुछ होना चाहिए, यानी ए से शुरुआत। तकनीकी नवाचार ने जहां मानवीय जीवन को अप्रत्याशित सरलता दी है, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या है, जो इजी बनाया है, इनडायरेक्टली सरलता बनाया यानी इजी बनाया है, वही उनसे निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। कहते हैं ना कि जितना ही टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतना ही खराब भी है। लोग कह रहे हैं कि AI धीरे धीरे लोगों की जॉब खा रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि धीरे धीरे लोगों की जॉब खा नहीं रहा है, लोगों को और ज्यादा जॉब, मतलब कि ऐसा कहो कि इजी कर रहा है उनके लिए, और कहीं ना कहीं और चीजें बढ़ रही हैं। जिसको AI यूज करना आता है, जिसने AI में महारत हासिल कर ली ना, तो वो समझो वो इंसान बेरोजगार तो रह ही नहीं सकता कभी भी, है ना। ओके, दूसरा क्या है, डिजिटल निगरानी की संस्कृति व्यक्ति की गतिविधियों को निरंतर नियंत्रित कर उसे एक डेटा इकाई तक सीमित कर देती है। तो देखो बी की अगर मैं बात करूं, बी आपका पहले आना नहीं चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या आना चाहिए? ए से ही शुरुआत होनी चाहिए। तकनीकी नवाचार ने जहां मानवीय, यानी मेन प्रॉब्लम यहाँ फाइंड हो रही है, हमें समस्या कहाँ दिख रही है, यहाँ हो रही है, यानी कि हमारा शुरुआत ए से होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ए से जहां जहां नहीं है इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, अगले पे आओ। ए के बाद अगर मैं बात करूं, हाँ, देखो आगे क्या कह रहे हैं कि डिजिटल निगरानी की संस्कृति व्यक्ति की गतिविधियों को निरंतर नियंत्रित कर उसे एक डेटा इकाई तक सीमित कर देती है। जब नागरिक स्वयं को केवल एल्गोरिदम द्वारा संचालित आंकड़ों के रूप में देखने लगते हैं तो मानव मूल्यों की गरिमा को गहरा आघात पहुंचता है, यानी कि गहरा नुकसान पहुंचता है। यह स्थिति आधुनिक लोकतंत्र के लिए अस्तित्वगत संकट का रूप ले सकती है। समाधान केवल यही है कि तकनीकी प्रगति और मानवीय स्वतंत्रता के बीच एक संतुलित समीकरण स्थापित किया जाए, अन्यथा प्रगति का समस्त विमर्श एक आभासी बंधन से अधिक कुछ ना होगा। अन्यथा वाली चीज तो सीधी सी बात है आपकी आखिरी में आनी चाहिए, है ना। आखिरी नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, बताओ क्या लिखा है? BBC, सी से होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी होगा, बी से शुरुआत होगी।
स्टार्टिंग बताइए, स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग? ए होनी चाहिए, बी होनी चाहिए? ए होनी चाहिए, बी होनी चाहिए? सेकंड ऑप्शन बी, दो दो ऑप्शन सही है, ए सी बी डी ई एफ, एक सी से होगा स्टार्ट। चलो ठीक है, तीनों देख लेते हैं, ए बी सी तीनों में डाउट है ना, तीनों देख लेते हैं। शुरुआत हो रही है कि तकनीकी नवाचार ने जहां मानवीय जीवन को अप्रत्याशित सरलता दी है, वहीं उसने निष्ठा और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। क्या आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है? दिख रही है? मेन हेडिंग ये लग रहा है, लग रहा है ए लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ए हो सकता है, पर बी वालों का भी देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं डिजिटल निगरानी की संस्कृति व्यक्ति की गतिविधियों को निरंतर नियंत्रित कर उसे एक डेटा इकाई तक सीमित कर देती है। डिजिटल निगरानी की संस्कृति व्यक्ति की, ये कहीं ना कहीं ऐसा कहो कि एक नेगेटिव चीज दिखा रहा है उससे रिलेटेड, हाँ या ना बताओ? एक होता है ना कि आपसे डिबेट में खड़ा कर दिया जाता है कि चलो टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड अच्छी चीज़ें एक इंसान बताएगा, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट एक चीज़ बताएगा, उसकी पॉजिटिव साइड एक इंसान बताएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँ ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, पर किसका है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना बच्चे, है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए कहीं ना कहीं बी से स्टार्टिंग तो नहीं होनी चाहिए, ए से ही होनी चाहिए। ए के बाद बी आ सकता है। डिजिटल निगरानी की जब बात आ रही है तो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ए से ही स्टार्टिंग हमारी सही होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए के बाद हमारा बी आ सकता है, और बी के बाद आगे कह रहा है जब नागरिक स्वयं को केवल एल्गोरिदम द्वारा संचालित आंकड़ों के रूप में देखने लगते हैं तो मानव मूल्यों की गरिमा को गहरा आघात पहुंचता है। यानी कि अगर हम कर सीमित कर देती है जब नागरिक, सी ऑप्शन भी सही है, यानी ए बी सी होना चाहिए। आगे यह स्थिति आघात पहुंचाता है, यह स्थिति आधुनिक लोकतंत्र के लिए अस्तित्वगत संकट का रूप ले सकती है। यानी ए बी सी डी सही है, ए बी सी डी, ए बी सी डी भी करेक्ट है आपका। समाधान केवल यही है, आधुनिक लोकतंत्र के लिए अस्तित्वगत संकट का रूप ले सकती है, यानी कि इसने इसका आने वाला कल को क्या हो सकता है उसके लिए वार्न कर दिया। आगे समाधान केवल यही है कि तकनीकी प्रगति और मानवीय स्वतंत्रता के बीच एक संतुलित समीकरण स्थापित किया जाए, यानी कि जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, मानवीय स्वतंत्रता है, उसको तकनीकी के साथ ना जोड़ा जाए, अन्यथा प्रगति का समस्त विमर्श एक आभासी बंधन से अधिक कुछ न होगा। ए बी सी डी एफ आना चाहिए। यह स्थिति आधुनिक लोकतंत्र के लिए अस्तित्वगत संकट का रूप ले सकती है, अन्यथा प्रगति का समस्त विमर्श एक आभासी बंधन से अधिक कुछ नहीं होगा। हाँ, डी के बाद आना चाहिए आपका एफ, उसके बाद आना चाहिए आपका ई। समाधान केवल यही है कि तकनीकी प्रगति, आखिरी में आपने बता दिया उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आपने कॉज बता दिया, फिर आपने उसका सॉल्यूशन बता दिया। क्या क्लियर है? यहां आपने इसका कॉज बता दिया, यहां आपने उसका सॉल्यूशन बता दिया, ये हो गया। यस मैम, ऑप्शन 1 आंचल, ए पीयूष, संगीता एक कह रही है कब से, ओके ओके ओके, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। तो यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें से ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, रॉन्ग होता है, ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिकार साध्य नहीं, साधारण अधिकारों की प्राप्ति से उसे आनंद का अनुभव होता है, किंतु हमारे अधिकार की पूर्ति तभी संभव है जबकि अन्य व्यक्तियों के ऐसे ही दावे स्वीकार किए जाए। व्यक्ति अधिकारों को इसलिए चाहता है जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसलिए वह अधिकारों की प्रगति में रुचि लेता है। अब 1 और 6 आपका एज इट इज रहेगा, आपको ये यर लवर में परिवर्तन करना है, और ये वाले आंसर का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे।
कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसका आंसर करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इन सभी को कैसे सॉल्व करना है, वो कहाँ से समझना है। तो वो आप सभी को पता है कि वो आपका प्रतिज्ञा बैच है, जिसके जो मैंने आप लोगों की डिमांड पर ही शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत मैंने आप लोग की डिमांड पर ही की है। लेना कैसे एक बार मैं बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि आप लेंगे कैसे। तो सिंपल अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, अगर ऐप से लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बैंकिंग में जाना ना। देखो अब यहाँ पे आपके पास है ना IBPS RRB जो है RRB PO क्लर्क दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रतिज्ञा बैच भी दिख जाएगा, ये दिख रहा है। 19 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, शाम को 4 बजे मैं इसमें डेली पढ़ा रही हूँ। अब RRB ACE जो आपका है इसमें भी है पूरा का पूरा, इसमें भी है आपका। ठीक है, ओके, अभी टारगेट बैचेस जो है ये अभी शुरू होंगे। ओके, अब मेन ये है कि प्रतिज्ञा जो है अभी जो इतना दिखा रहा है अभी ये इतने का नहीं है। जैसे आप इसमें कोड लगाओगे ना तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, ये आपको 350 तक में 380 तक में पड़ेगा। कोड क्या है Y1015, कोड क्या है Y1015। देखो अभी जो है ये क्या कर रहा है भाई, लेकिन मैं ये बता रही हूँ अभी पता नहीं इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है, रुक जाओ दोबारा से देख लेते हैं, कोई ग्लिच होगा। लेकिन ये आपका इतने का नहीं है जितना शो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जाओगे 1723 दिखा रहा है, लेकिन ये है नहीं आपका। ठीक है, Y1015 करना है, क्या करना है Y1015 1573 पता नहीं कैसे दिखा रहा है, लेकिन ये आपका बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 380 रुपए का है। ठीक है, एक बार मैं बात कर लूँगी। Y1015 ये बैच जो है आपका कितने का है, 380 या 390 रुपए का है। आप इसको खरीद लेंगे, आपको ये इतने का ही पड़ेगा। मे बी यहाँ कोई ग्लिच होगा इसलिए इतना दिखा रहा है, पर ये इतने का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 380 रुपए का है। 380 या 388 ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है, ओके, अब इतना उसको पड़ेगा जो बच्चा ऐप से खरीदेगा। अगर आप यहाँ से खरीदोगे तो ये आपको 417 का पड़ेगा। ठीक है, अब ये उनके लिए सस्ता इतना रहेगा जो ऐप से खरीदेंगे। अब दूसरी बात क्या आती है इसमें, सुनिए, अगर देखो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ना चाह रहे हो ना, RRB PO की सिर्फ हिंदी पढ़नी है, तो आपके लिए ये वाला बैच है जिसका प्राइस ये नहीं है भाई, पता नहीं इतना कैसे दिखा रहा है, लेकिन ये आपका प्राइस नहीं है। ठीक है, अब बैंकिंग में जैसे आप बात करो कि RRB PO की बात है, सिर्फ हिंदी पढ़नी है तो आप ये बैच खरीद सकते हो। अगर इसमें आपको सब क्लास पढ़नी है यानी सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप महापैक ले सकते हो। महापैक का फायदा क्या है कि आपको आने वाली सारी क्लासेस मिलेंगी, और जो आपकी क्लासेस रह गई यानी जो आपके पिछले बैचेस थे उनकी क्लासेस भी आपको रिकॉर्डिंग सब की सब मिलेंगी। ठीक है, तो महापैक का ये एक फायदा होता है जो कि आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल, मोर ऑफर्स पे सेम जाना है, इसमें भी आप कोड लगाओगे Y1015, कोड आपका सेम ही लगेगा। आप कोई सा भी बैच खरीदते हो तो इसको करोगे तो ये सस्ता पड़ जाता है आपका। ठीक है, ओके, अब ये कोड लगाएंगे तो ये शायद पता नहीं अभी कोई ग्लिच होगा या क्या होगा, Y1015 कोड लगाने से आपको ये डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, जिसे आप लगा करके अच्छे से परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, महापैक उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो कि ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जो हर एग्जाम की। बाकी एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपकी हर वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को 2 बजे YT पे हिंदी की क्लास होती है, हिंदी की। ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ओके, ठीक है, विजय बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। PDF कहाँ मिलेगा मुस्तफा, PDF आपको यहाँ पर मिलेगा, दिखाती हूँ। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो टेलीग्राम है इसको आप स्कैन कर लीजिए, इसको आप स्कैन कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जो बैच खरीदना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा होगा या फिर आपकी चैट बॉक्स में ऊपर लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। रोहित कह रहे रिप्लाई नहीं देते हैं, क्यों मैम, कहाँ है आपका मैसेज? नहीं है, आप उसको प्लीज़ कॉपी पेस्ट कर लीजिए ताकि मुझे दिखाई दे जाए। इतने सारे मैसेजेस में हर स्टूडेंट का मैसेज पढ़वाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ओके, बिल्कुल
बिल्कुल एप्लीकेशन पे आज भी क्लास है 4 बजे, मैं आपको ऐप पे मिलूंगी पेड क्लास में। श्रुति उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, आप लोग पहले मुझे उसका आंसर दीजिएगा। मैंने कहा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आपको बता दूंगी, या कमेंट सेक्शन में सही आंसर मैं पिन करवा दूंगी, ठीक है। लकी मॉक में, लकी मॉक की बात कर रहे हो आप, 35 आ रहे हैं, बताइए, ठीक है, ओके चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी, धीरे धीरे हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ आने लगेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, कॉमेंट करके बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, और जिसका करेक्ट होगा उसको मैं पिन करवा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।